हाँ जी, सी इंटरमीडिएट मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर सर हाजिर हूं आपके सामने जीएसटी का एक और सेशन लेके। सर हमने लास्ट सेशन में जीएसटी का एमसीक्यू बूस्टर किया था, बोले तो जीएसटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस करे थे, और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जीएसटी के केस बेस्ड एमसीक्यू करने वाले हैं। बड़ी खास होने वाली है वीडियो, प्लीज ध्यान से सुनना। सर इस वीडियो के अंदर हम लोग 18 केस उठाने वाले हैं, 18 केसेस को। वैसे मैं एक पार्ट में नहीं करूंगा, मैं दो पार्ट में तोड़ूंगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है तो हमें टाइम लगेगा। तो पहले 10 केस आज उठाने वाले हैं और बाकी के 8 केस अगले पार्ट में उठाने वाले हैं। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी चीजें लाने वाला हूं। सर इन केसेस में क्या क्या है? सर देखो, पूरा केस अच्छा खासा क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्हीं केसेस पे बेस हमें एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। सर इनको करने के एक तीर से दो निशान है। एक तो आपको इनको केस बेस्ड एमसीक्यू भी सॉल्व हो रहे हैं, और साथ में आपके एग्जाम में जो केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन आता है, जिसमें टैक्स लाइब्रेरी निकालने को इंस्टीट्यूट मांगता है, वो क्वेश्चन भी इसी तरीके से ड्राफ्टेड होता है। तो आप उसको पॉइंट ऑफ व्यू लेके भी इन क्वेश्चंस को समझ सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर केस बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो नहीं होता हमसे हैंडल, तो वो उसके लिए ये प्रॉपर वीडियोस है। मैं एक वीडियो में आज ये 10 केस कराने वाला हूं, फिर 8 केस कराने वाला हूं, फिर एक क्वेश्चन करूंगा जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने वाले हैं। बिना देरी के साथ में शुरू करते हैं, और अब बिना देरी के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है वो करो। बाकी करते हैं शुरुआत। हाँ जी मेरे बच्चों, तो सर जी बिना देरी के साथ में पहला केस उठाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। सर सबसे पहला केस की अगर मैं बात करूं तो केस नंबर आराम से देखना और इंपॉर्टेंटली मेरे साथ पढ़ने की प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मिस्टर पशुपति है जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, कहां का? जीएसटी का। मतलब ऑलरेडी ये पर्सन रजिस्टर्ड है, मतलब अनरजिस्टर्ड नहीं है। एक एक पॉइंट, एक एक बात बड़े ध्यान से पढ़ना। कह रहा है ट्रेडिंग करता है किस किस का? वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मतलब गुड्स का सप्लायर है, स्पेशली कंज्यूमर गुड्स, मतलब गुड्स बेचता है कंज्यूमर को। कह रहा है उसकी टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो थी वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम थी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, उसकी जो टर्नओवर थी, वैसे वो रजिस्टर्ड है, होगा कोई भी रीजन, इंटरेस्ट सप्लाई करी हुई व्हाटएवर, पर पॉइंट इज उसकी टर्नओवर पिछले साल जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे कम थी, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द मंथ, इस साल अप्रैल में, करंट ईयर के अप्रैल में उसने ये कुछ सर्विसेज ली हैं, दी नहीं है, अवेल्ड मतलब ली हैं। क्या क्या ली है मेरे बच्चे? जीटीए सर्विस ली है एक्सवाईजेड ट्रांसपोर्टर से, और 5% 35,000 पे। ठीक है, रेंटिंग ऑफ गोडाउन प्रीमिसेस ली है लोकल म्युनिसिपैलिटी से, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से उसने लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पे लिए, और लीगल सर्विस अवेल कर रहा है, लीगल सर्विस अवेल कर रहा है फ्रॉम द एडवोकेट। ठीक है, तो एडवोकेट से लीगल सर्विसेज एडवोकेट कर रहा है। ठीक है, तो लीगल सर देखो, अच्छा एक चीज और है, जब मैं एमसीक्यू पढ़ूंगा तो इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मिस्टेक हैं। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चंस के आंसर ड्राफ्ट करने वाला हूं, देने वाला हूं, वो आपको मैं क्लियरली बता दूंगा किसके आंसर सही है, किसके आंसर गलत है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, एक दो क्वेश्चन, एक दो, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, हर क्वेश्चन के जैसे 5 एमसीक्यू तो उसमें एक एमसीक्यू हो सकता है गलत हो, बाकी नॉर्मली ठीक है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, मैंने ठीक नहीं करा, मैं एज इट इज इंस्टीट्यूट का उठा के डाल दिया, बट जहां पे मिस्टेक होगी मैं वहां बता दूंगा। ठीक है, मिस्टेक क्या है, वो अमेंडेड हो गया, तो उसकी वजह से उन्होंने आंसर अमेंड नहीं करे, बट हमारे को अमेंडेड आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, कह रहे ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने 3 सर्विस ली है। पहली सर्विस जीटीए की सर्विस ली है, एक्सवाईजेड ट्रांसपोर्टेशन, गोडाउन प्रीमिसेस ली है लोकल म्युनिसिपैलिटी से, और लीगल सर्विस ली है एडवोकेट। देखो, अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं क्या ये सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है? नहीं सर, ये आरसीएम में टैक्सेबल है। देखो, अगर आप एडवोकेट से सर्विस लेते हो और आप बिजनेस एंटिटी हो, रजिस्टर्ड हो, सर रजिस्टर्ड हो अगर जीएसटी में, तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, दैट मींस बस। लेकिन पॉइंट यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर उसकी टर्नओवर आप रजिस्टर्ड हो, बट अगर उसकी टर्नओवर, याद है, अगर उसकी टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख से कम होती थी तो वो आरसीएम में टैक्सेबल ही नहीं, वो एग्जेम्पशन हो जाती है। यहां पर क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है। ओ, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर आपने ये गलती करोगे तो ध्यान सुनना, दोबारा पढ़ो। एग्जेम्पशन में लिखा है कि अगर एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस देगा किसी भी नॉन बिजनेस एंटिटी को, एग्जेम्प्ट बिजनेस एंटिटी को देगा, तो बिजनेस एंटिटी में 2 कैटेगरी होती थी, छोटी बिजनेस एंटिटी और बड़ी बिजनेस एंटिटी। छोटी बिजनेस एंटिटी का मतलब वो नहीं जो अनरजिस्टर्ड है, नहीं, वो एंटिटी जो रजिस्टर्ड है बट उसकी टर्नओवर पिछले साल 10 लाख या 20 लाख से कम है, 10 लाख 20 लाख से कम है, तो जो भी है, तो उस केस में, या 40 लाख जो भी है, उसकी जो लिमिट है वो उससे कम है, तो उस केस में उसे एग्जेम्पशन में दे दिया जाएगा। लेकिन अगर वो लिमिट से ज्यादा है, बड़ा बिजनेस है, तो फिर उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर आरसीएम। तो मेरे केस में वो क्लियरली मेंशन कर रहा है कि उसकी जो टाइम लिमिट, जो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर उससे कम थी, तो इसका मतलब उसको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी, मतलब इस पर कोई जीएसटी लगने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं बाकियों की बात करूं कि आपने लोकल म्युनिसिपैलिटी से लिया 40 साल वगैरह, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, अभी पढ़ेंगे, है ना, आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या है। ठीक है,
आगे चलते हैं। फिर कह रहा है उसने अपनी कार बेची है पर्सनल पर्पस के लिए 1 लाख की। बेटा अगर कार बेच रहे हो पर्सनल पर्पस के लिए तो उसका कोई जीएसटी से लेना देना नहीं है। उसने अपना एक ओल्ड कंप्यूटर बेचा है 60,000 का, जिसपे आईटीसी उसने क्लेम नहीं किया था। डिस्पोज ऑफ ओल्ड कंप्यूटर, अगेन मैं मान के चलूंगा अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो ओल्ड कंप्यूटर उसका उसका मतलब पर्सनल कंप्यूटर, और उस पर आईटीसी नहीं लिया था तो जीएसटी भी लगने वाली बात नहीं है। उसने अपना स्टॉक दिया है अपने ओल्ड कंज्यूमर गुड्स को 75,000 का, जिसपे आईटीसी लगा हुआ है। ऑर्फन होम में भैया अनाथालय में देने के लिए उसने अपना गुड्स फ्री में दे दिया, तो सर जी इस पर फ्री में दिया, आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब ये डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी। ओके जी आगे चलो। उसने गुड्स रिसीव किए थे 1 मई को, लाइबल टू रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज में लाइबल था 1 मई को रिसीव किया था। इनवॉइस इशू हुआ 5 मई को, पेमेंट आई है 6 जून को बुक्स में, और डेबिट हुआ है 7 जून को। दैट मींस यहां से वो पूछेगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर मैं बोलूं टाइम ऑफ सप्लाई आरसीएम में, तो आरसीएम में सर्विस के केस में यहां पे उसने नहीं गुड्स रिसीव किए हैं, है ना। तो गुड्स के रिसीव में 3 कंडीशन होती है। पहले गुड्स किस दिन रिसीव हुआ, गुड्स रिसीव हुआ, फिर पेमेंट डेट जो बुक्स में हुई, या पेमेंट डेट जो जिस दिन अकाउंट्स में एक्चुअली डेबिट हो गया, और तीसरा 31st डे फ्रॉम द इनवॉइस डे, 31st डे फ्रॉम द इनवॉइस डे, विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आगे चलते हैं, वैसा भी आगे कह रहा उसने रिपेयर कराई है ट्रक की, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में जो यूज कर रहा था, जो गुड्स को लाने ले जाने में यूज हो रहा था, उसकी रिपेयर कराई है, और जीएसटी कंपोनेंट इस पे 13,000 है। तो ऑफकोर्स अगर आपने गुड्स को ले जाने में जो ट्रक है उस पर रिपेयर कराई है तो उसका आईटीसी तो मिलेगा नो डाउट। उसने कैटरिंग सर्विस ली अपने वर्कर को, लेबर डे पे फंक्शन कराओ हो, कह रहा नाच गाना नल रहे और उसके लिए खाना पीना सब अरेंज कराऊंगा। तो भैया आप खाना पीना अरेंज करा रहे हो वर्कर के लिए, और उसका दैट इज आप खुद कंज्यूम कर रहे हो, तो उसका जीएसटी कंपोनेंट पे कोई आईटीसी मिलने वाला नहीं है। और अगर लॉट में सामान हो रहा है तो फर्स्ट लॉट पे नहीं मिलेगा, लास्ट लॉट पे। तो आईटीसी सिर्फ 13,000 का मिलेगा, बाकी पे कोई आईटीसी मिलने वाला नहीं है। सर क्वेश्चन खत्म हो गया। कह रहा ऑल द अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एप्लीकेबल, ऑल द सप्लाई रेफर्ड आर इंटरस्टेट सप्लाई, और बाकी सारी कुछ नहीं है। अब इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, ठीक है, अब इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, हम एक एक करके इन क्वेश्चंस के आंसर करने वाले, ठीक है। प्लीज ध्यान सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको वैल्यू ऑफ सर्विस निकालनी है जो आपके टैक्सेबल है अंडर आरसीएम। मुझे एक्सपेक्टेड था सबसे पहला पैरा इसी के ऊपर है, तो पहला ये। तो देखो एक तो एग्जेम्प्ट है नो डाउट, ये वाली तो एग्जेम्प्ट है, तो इस पे तो टैक्स लगने वाला ही नहीं है, तो आरसीएम की बात ही नहीं है। नो डाउट ये टैक्सेबल हो जाएगी आरसीएम में, नो डाउट ये टैक्सेबल हो जाएगी आरसीएम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप जीटी की सर्विस टैक्सेबल कर दोगे अंडर आरसीएम में, क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में आप आ जाओगे, और स्पेसिफाइड पर्सन के केस में आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। आगे चलो। फिर क्या कह रहा है, क्योंकि 5% है ना, अगर ये 12% होता तो वो खुद टैक्स भरता। दूसरा रेंटिंग ऑफ गोडाउन प्रिमिस लोकल म्युनिसिपलिटी, लोकल मींस गवर्नमेंट से अगर आप प्रॉपर्टी रेंट एंड बिल्डिंग पे ले रहे हो, तो आप बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, आपको लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे छोटे मोटे की एग्जेम्पशन नहीं है। इवन छोटा पर्सन भी है जिसकी बिजनेस टर्नओवर 10 लाख से कम है, उसे भी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा, एग्जेम्पशन नहीं है। तो दैट मींस आपके लिए 40 और 35, मेरे लिए करेक्ट आंसर इज 75,000, करेक्ट आंसर इज 75। यहां बहुत बच्चे गलती करेंगे, वो 50,000 की जो एडवोकेट वाली सर्विस है ना, उसको देखते ही आरसीएम कर देंगे। सर जी ध्यान रखना, अगर एडवोकेट में वो छोटा बिजनेस एंटिटी है तो टैक्सेबल नहीं होता। आगे चलो। कह रहा सेल ऑफ पर्सनल कार और डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, उसमें टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे। देखो पर्सनल कार बेकार है, कंप्यूटर बेकार है, सिर्फ स्टॉक मारेंगे। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी थी मेरे केस में, स्टॉक की वैल्यू थी 75,000। 75,000 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। 75,000 इज अ करेक्ट आंसर। 1,60,000 नहीं है, 75 आप उसे सप्लाई मानोगे, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आपकी होगी वो 75 मान के चलोगे, बाकी आप मान के नहीं चलोगे, अजम्पशन लेते हुए कि भैया वो जो कंप्यूटर बेचा है वो पर्सनल लेवल पे। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, अच्छा टाइम ऑफ सप्लाई देख लेते हैं। सर जी आपका जो गुड्स रिसीव हुआ था वो 1 मई को हुआ था, ठीक है, गुड्स रिसीव 1 मई को हुआ था, और इनवॉइस जो हुआ था वो 5 मई को हुआ, ठीक है। पेमेंट जो हुई है वो 6 तारीख को हुई है, और बुक्स में जो एंटर हुआ है वो 7 तारीख को हुआ है, ठीक है। तो सर विच एवर लेयर में तो 1 मई आ रहा है, गुड्स ही आ रही है, दैट मींस 1 मई इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको आईटीसी निकालना है जो आपको एलिजिबल होगा। तो सर एलिजिबल के नाम पे आपको सिर्फ ये वाला आईटीसी मिलेगा, कौन सा, 13,000 का, क्योंकि बाकी का 15,000 आपने कंज्यूम करा है, वो आईटीसी मिलेगा नहीं, फर्स्ट लॉट आया इसलिए आईटीसी मिलेगा नहीं। तो 13,000 आपका आईटीसी होगा, दैट इज 13,000 इज योर आईटीसी, ठीक है। तो हमारे आंसर कर देखा जाए तो ठीक है, बस इसका आंसर में कहीं गड़बड़ है, देखते हैं क्या दिखा इन्होंने। 60,000 आंसर लिया इन्होंने, 60,000 में क्या है, 60,000 में क्या है, ठीक है। ये कह रहे हैं 60,000 जिसपे आईटीसी क्लेम नहीं किया वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में, गलत है आंसर सर जी। उन्होंने बोला टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई में इन्होंने 60,000 दिया है,
जो उन्होंने अपने ओल्ड कंप्यूटर बेचे हैं। नहीं 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 सर 60 नहीं होना चाहिए, 75 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज 75,000, दैट्स इट। ठीक है, तो बाकी ठीक है, क्लियर है। तो पहला केस खत्म हुआ। सर जी देखो कितना अच्छा केस था। ठीक है, इन्होंने इस पूरे केस में एक बात सबसे अच्छी डाली थी, वो था वो एडवोकेट वाली। बाकी टाइम ऑफ सप्लाई इजी था, इतना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको प्रोविजन पता है तो आप आराम से कर लोगे। आपको बाकी ये आरटीसी वाला पॉइंट भी, जो लास्ट में आरटीसी वाला पॉइंट था, ये ट्रक वर्क का, ये भी आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि हाँ जैसा ट्रक में आपको जो लॉट आया नहीं, फाइनल लॉट, उसका मिलेगा नहीं, बाकियों का मिलेगा नहीं। अभी आगे चलते हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। केस नंबर 2, ध्यान सुनना। अच्छा केस अगेन, विटल एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर, ऑफ कोर्स ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, इन डीलिंग ऑफ टैक्सेबल कर्नाटका में डील कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ऑप्ट किया है कंपोजिशन स्कीम अप्रैल मंथ से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल में उन्होंने कंपोजिशन स्कीम ली। उनकी टर्नओवर क्रॉस हो गई 1.5 करोड़ कब, 9 मई ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, इस साल के 9 मई को उनकी 1.5 करोड़ हो गई, एक्सीड हो गई। ठीक है, और उन्होंने ऑप्ट कर लिया कि वो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे इसी दिन पर। ओके ठीक है जी। वेटल रिमूवल गुड्स ऑन 10th जून फॉर द डिलीवरी टू सूर्यन कंपनी, 9 जून को वो बाहर हो गए, लेकिन 10 जून को उन्होंने पहली बार गुड्स निकाला है डिलीवरी के लिए सूर्यन कंपनी को। अच्छा नहीं, ऐसी नॉर्मल था, 10 जून को गुड्स निकाला है और सेल और रिटर्न बेसिस पे। ठीक है, सामान बेचने की बात करी उन्होंने, सेल और रिटर्न बेसिस पे। सूर्यन कंपनी एक्सेप्टेड द गुड्स वाइड कंफर्मेशन मेड 15। अगर देखो आप सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचते हो तो जिस दिन का एक्सेप्ट हुआ वो, और 6 महीने फ्रॉम दी रिमूवल डेट, रिमूवल तो 10 जून से 6 महीने कब लगाएंगे, लगाना 10 जून से 6 महीने के जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 10 दिसंबर। दैट मींस अपने लिए सर जी 15 दिसंबर इंपॉर्टेंट नहीं, 10 दिसंबर तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। आगे चलो, कह रहा फर्म ने जीएसटी पे करा है मंथ ऑफ अगस्त में, क्या क्या किस किस पे करा है, इनपुट सर्विसेज उसने करा था, पर्सनल पर्पस पे, इसका कोई आईटीसी मिलने वाला नहीं है। दूसरा, इन्होंने परचेज किया था मोटर व्हीकल बिजनेस यूज से, 2 व्हीलर है सर जी, 2 व्हीलर पे नहीं मिलने वाला, 13 की कैपेसिटी होती, या आप उसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या ड्राइविंग, मोटर ड्राइविंग वगैरह में यूज करते तो आपको मिल जाता। दैट मींस इसका भी आईटीसी मिलने वाला नहीं है। कंप्यूटर परचेज करा, इसका आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन इसमें देखना कह रहा है जीएसटी पोर्शन आपने इंक्लूड कर दिया एज अ कॉस्ट, एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट टू क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स। लो जी, आपने इसका जो जीएसटी वाला कॉम्पोनेंट है वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो अगेन इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ये इनकम टैक्स में क्लेम कर लिया। तो 1 रुपए का भी जीएसटी मिलने वाला आपको नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड, और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो जी सर जी यहां तक आगे चलते हैं। फिर कह रहे आगे चलते हैं। ठीक है, कह रहा है ड्यूरिंग मे वित्तल एंड कंपनी रिवर्स आईटीसी 10,000 नॉट मेकिंग पेमेंट। उन्होंने 10,000 का आईटीसी रिवर्स करा है, क्यों, क्योंकि उन्होंने वेंडर को पेमेंट नहीं किया विद इन अ टाइम। याद है 180 दिन मिलते थे, 180 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पेमेंट नहीं करी, तो उनको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ा, और उन्होंने ये पेमेंट क्लियर करी है अगस्त में करी है, तो भैया अगस्त में आपको इसका आईटीसी मिल जाएगा, सीधी सी बात है, आईटीसी मिल जाएगा। इंटरेस्ट रिवर्स नहीं होगा, लेकिन आईटीसी आपको मिल जाएगा। फिर कह रहा है सर जी सितंबर में उन्होंने फिर ये परचेज करी, क्या क्या परचेज करी है, उन्होंने परचेज करी थी, और सप्लायर को जो पेमेंट है वो ड्यू कब तक है, मतलब ऑन आउट ऑफ परचेज जो है वो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सितंबर में। देखो अगर 165 दिन है मिल जाएगा, 199 दिन है इसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और 99 दिन है इसका आईटीसी मिल जाएगा। 99 दिन 180 दिन तक पेमेंट ड्यू है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा दिक्कत नहीं चलेगी। आगे चलो, कह रहा है एक अकाउंटिंग सर्विस ली है उन्होंने एसोसिएट इंटरप्राइजेस से, लोकेटेड इन श्रीलंका, रघु एंड कंपनी। उन्होंने एक सर्विस ली है, ठीक है, जो श्रीलंका में, मतलब इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो रही है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस हो रही है, और उसका इन्होंने इनवॉइस इशू करा है 1 सितंबर को, जिसे बुक्स में रिकॉर्ड करा है 10 को, और पेमेंट करी है 30 सितंबर को। ठीक है, चलो जी, मतलब एक अकाउंटिंग सर्विस ली है, बाकी तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, तो ऐसा कोई आरसीएम की बात है नहीं, फॉरवर्ड चार्ज की बात है। अगर फॉरवर्ड चार्ज में आप सर्विस के केस में निकालोगे तो इनवॉइस पहले, अगर विद इन टाइम इशू हुआ है तो इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, विद इन 30 डेज। तो देखो 1 सितंबर कब करा है सर्विस कब दी है ये तो बताई नहीं। ठीक है, तो 1 सितंबर को हम मानेंगे इनवॉइस विद इन टाइम इशू हुआ होगा, ये अजम्पशन लेंगे, तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, तो मेरे लिए 1 सितंबर ही क्या आ जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या मांगा है। कह रहा है वाइटल कंपनी नीड टू फर्निश अ स्टेटमेंट, उन्हें एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, डिटेल ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट इन सेमी फिनिश गुड ऑन द विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन स्कीम बाय, कब तक देनी पड़ेगी, कब तक देनी पड़ेगी मेरे बच्चे ध्यान सुनना। देखो अब उन्होंने 9 मई को इनकी लिमिट क्रॉस हो गई है, 9 मई को क्रॉस हो गई है। ठीक है, तो उनको जो देना पड़ेगा वो 9 मई को अगर मैं मान रहा हूं क्रॉस हो गई, तो 8 तारीख तक जो स्टॉक पड़ा था उस स्टॉक की उनको डिटेल देनी पड़ेगी। तो यहां पर जो डिटेल होनी चाहिए वो 8 मई होनी चाहिए। इसका ना ये ऑप्शन हटाना, ये ना मई है, ठीक है, ये जून गलती से हो गया, 8 मई। ठीक है, 9 मई नहीं 8 मई, अगर 9 मई लिख दिया आपने तो दिस इज रॉन्ग,
क्यों? क्योंकि 8 मई को वो है, 9 मई को तो आपको आगे आईटीसी मिलना शुरू हो जाएगा। तो 9 मई से पहले जो लास्ट क्लोजिंग है, दैट मींस 8 का जो क्लोजिंग है उसका आपको देना पड़ेगा, ये ऑप्शन है। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सोलर अप्रूवल, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 10 दिसंबर हमारी डेट आएगी, क्योंकि आपको 6 महीने और अप्रूवल डेट विच एवर इज अर्लियर, तो 6 महीने पहले कंप्लीट हो गए 10 दिसंबर को। 15 दिसंबर को आपकी अप्रूवल आई है, उससे कोई लेना देना नहीं है, तब तक आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। कितना इनपुट मिलना चाहिए अगर देखा जाए अगस्त में क्या कहानी थी? अगस्त में ये वाली कहानी थी ना, अगस्त में, तो 1 रुपए का भी आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। अगर देखा जाए तो 1 रुपए का भी आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ना ही आपको मोटर व्हीकल पे आईटीसी मिलेगा, ना ही आपको कंप्यूटर पे आईटीसी मिलेगा, और ना आपको उसका आईटीसी मिलेगा पर्सनल का। फिर आपको कह रहा है कंप्यूट द आईटीसी टू बी रिवर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आपको कितना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा इंटरेस्ट को इग्नोर करके? तो मेरे लिए 15,000 रुपए का आईटीसी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा सितंबर में। 15,000 का आईटीसी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। और टाइम ऑफ सप्लाई बोल रहा है, तो 1 सितंबर टाइम ऑफ सप्लाई हुआ, इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हमारे कितने सही है। ठीक है, तो इन्होंने 8 जून, वही करेक्शन कर लेना, 8 मई है ये। ठीक है, 10 दिसंबर, अब यहां पे गलती है, इन्होंने 19,000 को आईटीसी दे रखा है। अब 19,000 क्या है पहले देख लेते हैं एक बार। बेटा 19,000 है कंप्यूटर का आईटीसी दिया हुआ है, लेकिन दिस इज रॉन्ग। ये इनकम टैक्स की क्लियरली सेक्शन, हमारा सेक्शन 16 मना करता है कि सर अगर आप इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर चुके हो डेप्रिसिएशन के नाम पे, तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से इसका आंसर ठीक कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, 19 नहीं होना चाहिए, नील होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी गलतियां इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन मैंने एज इट इज छापे, मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, बाकी 15,000 और 30 सितंबर क्यों हो गया? एक सेकेंड। ठीक है, 1 सितंबर was entered by the issued invoice for the service on 1 September, which was entered in the books 10 September and payment was made on 30th September। ठीक है, अर्लियर के हिसाब से सर जी ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अकाउंटिंग सर्विस ले रहे हैं हम, शी ये इसे आरसीएम ट्रीट कर रहे हैं, बट पॉइंट इज आरसीएम में तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा इम्पोर्ट, हाँ 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 बेटा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है ना, आपके में है नहीं इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, पर नॉर्मली इन पे आरसीएम लग जाता है। लेकिन आपको जब तक कुछ ना बोले तब तक ये ठीक है। 1 सितंबर इज करेक्ट आंसर। रीजन इज यूं, क्योंकि इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। हाँ, रिवर्स चार्ज होता तो आप कहते हैं कि 61 दिन और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, तो फिर हमारे केस में ऑफकोर्स पेमेंट डेट हो जाती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन नॉर्मली और गुड्स का केस होता तो ऑफकोर्स पेमेंट डेट इररिलेवेंट, मतलब इनवॉइस पेमेंट डेट मेरे लिए काम की होती नहीं, फिर सिर्फ इनवॉइस डेट होता। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे केस में 1 सितंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये देखना 30 नहीं होना चाहिए, ये 1 सितंबर होना चाहिए। करेक्शन काफी सारी होने वाली है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं जो भी करेक्शन करा रहा हूं, जो भी चेंजेस करा रहा हूं, वो प्रॉपर तरीके से बता के कराऊंगा कि हाँ भाई इसका क्या जस्टिफिकेशन है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस करा दिया। कह रहा है अगला पढ़ो, त्रिम्बक कंपनी है, एलएलपी रजिस्टर्ड डीलर है जीएसटी का, जो कई सारी बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज है। जीटीएस सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जो जीएसटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जीएसटी इज पेबल अंडर 5%। ठीक है, तो कह रहा है हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, अरे भाई रुक जा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं और जीएसटी अलग अलग, जिस जीटीएस सर्विस दे रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, और जिस पे 5%। बेटा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दोगे ना तो सीधी बात है जीएसटी नहीं, आरसीएम नहीं लगने वाला, फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के केस में आपको जीएसटी खुद भरना पड़ेगा, गवर्नमेंट नहीं भरेगी आपका जीएसटी। सर जी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? कह रहा फॉर्म प्रोवाइड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू एनबीएफसी। ऑफकोर्स आपको यहाँ नाचो जी नाचो, एनबीएफसी आपके ब्याह पे कर देगी। ठीक है, आप इंडिविजुअली हो तो कोई दिक्कत बात नहीं। अच्छा एलएलपी है, एलएलपी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है। सर अगर इंडिविजुअली डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है तो आरसीएम लगेगा। क्या खेल जाता है इंस्टीट्यूट, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है तो आरसीएम लगेगा, बट यहां तो एलएलपी है। अरे रे 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 क्या मतलब। कह रहा फर्म प्रोवाइड गिफ्टेड टू एम्प्लॉय 50,000 इन फाइनेंशियल, 50,000 तक का गिफ्ट एम्प्लॉय का एग्जाम्प्ट इन फाइनेंशियल ईयर। बच गया सर जी, बच गया। 1 रुपए का गिफ्ट एक्स्ट्रा दे देना, टैक्सेबल करा देता। ठीक है, तो मैंने एक आइडिया लिया कि हाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के केस में भी एफसीएम लगने वाला है, यहां भी। ठीक है, यहां भी एफसीएम लगने वाला है और ये एग्जेम्प्ट होने वाला है। ओके सर, ओके आगे चलो। कह रहा है त्रिम्बक लेट आउट द वेयर हाउस टू गुनेश हु इन रिटर्न लेट आउट एन एग्रीकल्चरिस्ट फॉर वेयर हाउसिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कह रहा उसने अपना वेयर हाउस दे दिया उन्हें रेंट पे, और उसने उसके बदले में उन्हें एग्रीकल्चरिस्ट दे दिया कि भाई तू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करा। ठीक है, फॉर्म ऑल्सो अंडरटेक माइलिंग ऑफ पेडी मतलब दैट इज धान से वो राइस बना रहे हैं वेरियस एग्रीकल्चरिस्ट से, और नॉट अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो अपना प्राइवेटली ये काम कर रहे हैं।
ठीक है, अभी आगे चलते हैं। कह रहा है फ्रॉम द पेड जीएसटी विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर सर्व बाय द जीएसटी अथॉरिटी। जीएसटी अथॉरिटी ने उन्हें बोला भाई साहब ऐसा है, पैसा पे करो। किस किस चीज का पैसा है? कह रहा है 45,000 का सेपरेशन ऑफ सेल्स, उन्होंने पिछले महीने की सेल्स कम दिखाई थी या ज्यादा कुछ भी दिखाई थी, उसकी वजह से जीएसटी की डिमांड आई है। और 55,000 उन्होंने गलत तरीके से रिफंड क्लेम कर लिया था, वो आई। तो 90,000, 90 नहीं, पूरा 1 लाख की तो डिमांड हो गई, 1 लाख की तो डिमांड हो गई। चलो जी आगे चलो। कह रहा है इन अ पर्टिकुलर मंथ जीएसटी लाइबिलिटी फॉर द फर्म कितनी कितनी है? 20,000 की आपकी आईजीएसटी है, 10,000 की सीजीएसटी है, 10,000 की एसजीएसटी है, और आईटीसी पड़ा है ये सारा आईटीसी है। ठीक है, फिर कह रहा है बस खत्म क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट करेक्टली चूज करनी है। क्या क्या करेक्टली है? कह रहा है जीटीए सर्विस गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। कह रहा है जीटी के लिए गवर्नमेंट लाइबल होगी? नहीं जी ना, नो 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 मेरे बच्चे, नो। ठीक है, कह रहा है डीएससी के लिए एनबीएफसी इज लाइबल टू पे। द आंसर इज अगेन नो। आप टिक करके आ जाते सर जी, अगर टिक करके आ जाते, ध्यान रखना। और त्रिम्बक जीटीए के लिए, त्रिम्बक ऑफ कोर्स दोनों ही के लिए, जीटीए हो चाहे त्रिम्बक हो, ठीक है, दोनों के लिए ही त्रिम्बक को ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये दो करेक्ट आंसर है, मतलब मेरे लिए यहाँ पे आ जाएगा थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज अ करेक्ट आंसर। मुझे पक्का डाउट है इस पे इंस्टीट्यूट का, एक बार देख लेते हैं, है ना। इन्होंने दिया है फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, मतलब जीटीए में गवर्नमेंट इज लाइबल टू वो। ठीक है सर, ये अमेंडमेंट वाला पॉइंट इन्होंने कवर नहीं किया। ठीक है, अमेंडमेंट वाला कवर है, तो ये अमेंडमेंट की वजह से, अमेंडमेंट याद है पहले ना, पहले वाले जो सेक्शंस थे उनमें सब में टैक्सेबल हो जाता था, बट अभी क्या है, अमेंडमेंट है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट याद है, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, तो उस केस में आपका आरसीएम नहीं लगेगा, दैट इज उस केस में आपको जीटी को खुद टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो एफसीएम में हो जाएगा, तो वहां पे है। ठीक है, तो ये वाली अमेंडमेंट वाला पॉइंट कवर नहीं किया। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है गेट 50,000 का जो है वो विल बी नाइदर अ सप्लाई नॉर अ गुड्स। एग्जाम्पशन मिल जाएगी सर जी। उसके बाद कह रहा है इसमें से कौन सा आपका लेटिंग आउट वेयर हाउस टू गुरमेश इज एग्जेम्प्ट। अगर देखा जाए तो माइलिंग ऑफ पेडी और राइस इज एग्जेम्प्ट। देखिए ध्यान से पढ़ना, ठीक है। लेटिंग आउट ऑफ वेयर हाउस, जो आप वेयर हाउस दे रहे हो वो एग्जेम्प्ट है, या पेडी टू राइस में जो माइलिंग कर रहे हो, देखो पॉइंट इज सिंपल सी बात हो, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। आप वेयर हाउस किसी को दे रहे हो, कोई एग्जेम्पशन नहीं। रेंट आउट वेयर हाउस देना इज नॉट एग्जेम्पशन। ठीक है, और राइस, पेडी से राइस कोई माइलिंग करना इज ऑल्सो नॉट एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो ये दोनों ही टैक्सेबल हो जाएंगे मेरे लिए, तो दोनों ही टैक्सेबल हैं, दैट मीन्स थर्ड और फोर्थ दोनों ही टैक्सेबल हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना, हाँ थर्ड और फोर्थ मतलब बी। ठीक है, ये टैक्सेबल है। उसके बाद कह रहा है कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं? देखो पहली बात तो सर, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको तो भूल जाओ, इनका तो आपको 1 रुपए का भी आईटीसी नहीं मिलने वाला, सीधी सी बात है, 1 रुपए का भी आईटीसी नहीं मिलने वाला। रीजन इज क्योंकि भाई साहब ये आपकी डिमांड है, और डिमांड का कोई आईटीसी नहीं मिलता। तो अगर आप कह रहे हो कि डिमांड में से कोई आईटीसी मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है सर जी, नील नील आंसर है, कोई आईटीसी मिलने वाला नहीं है। अब वो कह रहा है आपको कितना टैक्स लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा कैश में, अगर 86 बी दैट इज 1% वाला नहीं लग रहा रूल, तो बताओ कैसे कैसे करोगे आप, ध्यान से देखना। अब देखो टैक्स लाइबिलिटी निकालता हूं मैं। ठीक है, आईजीएसटी जो है, सीजीएसटी जो है, और एसजीएसटी जो है, ऐसे बनाएंगे। कितनी कितनी लाइबिलिटी है? ये 20,000 है, ये 10,000 है, और ये 10,000 है। ठीक है, अब आपके पास आईटीसी पड़ा है, आईटीसी, आईटीसी में सबसे पहले आएगा आईजीएसटी, आईजीएसटी में 8,000 पूरा आईजीएसटी, आईजीएसटी के लिए यूज। ठीक है, फिर आपके पड़ा है सीजीएसटी, सीजीएसटी पहले यूज हो जाएगा 10,000 यहां पर, और फिर 2,000 यहां पे। ठीक है, और फिर पड़ा है आपके पास एसजीएसटी, एसजीएसटी सीधा अपने लिए 5,000। ठीक है, तो बताओ कितना कितना बच गया आपका? यहां बच गया 10,000, ये बच गया नील, और ये बच गया 5,000। तो आईजीएसटी 10 और एसजीएसटी 5, तो आईजीएसटी 10 और एसजीएसटी 5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो हो गया सर। चलो जी, ये भी खत्म। अब आ जाते हैं चौथे पे। कह रहा है चंचला, अरे वाह, इज अ डॉक्टर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और उनके पास कुछ इन पेशेंट फैसिलिटी है, मतलब उनके पास खुद के रूम्स वगैरह अवेलेबल है जहां पे वो लोगों को फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, उन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन लिया अपने स्पाउस से विदाउट एनी कंसिडरेशन, अपने वाइफ से लिए उन्होंने, और सॉरी अपने हस्बैंड से लिए। ठीक है, और विदाउट मतलब कुछ भी बिना पे किए। तो अगर आप विदाउट सर्विस लेते हो अपने रिलेटेड पार्टी से बिजनेस पर्पज में, तो वो डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी एज पर द सेक्शन 7(1)(c), है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कह रहा सी ऑल्सो अवेल्ड आईटी रिलेटेड सर्विस अपनी सिस्टर इन लॉ से विदाउट एनी कंसिडर। सिस्टर इन लॉ आपकी रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में नहीं आता है, तो अगर विदाउट कंसिडरेशन आप अदर देन रिलेटेड पार्टी से लेते हो, तो वो डीम्ड सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा, मतलब ये आपकी सर्विस नहीं मानी जाएगी। ये आपकी डीम्ड सप्लाई है, पर आपकी सिस्टर इन लॉ आपकी डीम्ड सप्लाई नहीं मानी जाएगी। बहुत सर्विस आपने प्रोफेशन के लिए ली, ऑफकोर्स ये बात समझ आ रही है।
ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है ट्रीटमेंट करा आपने डिसीजन अपने हॉस्पिटल में, अपार्ट फ्रॉम दैट सी प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज। उसने क्या क्या दिया, प्लास्टिक सर्जरी दी। ओ हो सजना है मुझे सजना के लिए, सर जी ये आपकी एग्जेम्पशन नहीं होगी, टैक्सेबल हो जाएगी, दैट मींस ये टैक्सेबल है। कह रहा है एम्बुलेंस सर्विस दी है, टैक्सेबल है, ओ सॉरी एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ये एग्जेम्प्ट है। और आपने स्पेस दिया है मेडिकल स्टोर चलाने के लिए, ये भी टैक्सेबल है, मतलब ये टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है, एक एग्जेम्प्ट है। आगे चलते हैं। कंसल्टेंट दिया आपने अदर हॉस्पिटल में और रिसीव करा 40 लाख, कंसल्टेंसी अपने अगर और भी हॉस्पिटल में दे रहे हो वो भी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कैंटीन फैसिलिटी दी है, 55,000 वहां से आए हैं फ्रॉम इन पेशेंट, जो वहां पे पेशेंट एडमिट है उनसे। 35,000 जो पेशेंट हमारे एडमिट नहीं थे तो उनको अगर कैंटीन दे रहे हो तो वो आपका नहीं। देखो पेशेंट जो एडमिट है उनका तो आप करोगे तो वो आपके ट्रीटमेंट में आएगा, लेकिन जो पेशेंट एडमिट नहीं है और वो आपकी कैंटीन के लिए चीज तो वो नहीं आएगा, तो 25,000 ये भी आपका नहीं आएगा, तो ये टैक्स एग्जेम्पशन हो जाएगी। लेकिन जो पेशेंट नहीं है या जो आउटसाइडर विजिटर है ये दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। जो इन पेशेंट है उनको जो सप्लाई हो रही है फूडिंग वगैरह की तो वो डाइट के हिसाब से हो रहा है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाकियों को एग्जेम्प्ट नहीं होगी। जीएसटीआर 3 भी आपने जून की जो है वो गलतियां थी, उसने एनुअल रिटर्न फाइल करी है 31 अक्टूबर नेक्स्ट ईयर को, जबकि ड्यू डेट है जो वो है 31 दिसंबर की। अच्छा वो तो हमें पता ही, आगे चलो। कह रहा प्रॉपर ऑफिसर ने डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चंचला का श्यूमोटो 31 जुलाई को, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन सर्व हुआ उसे 5 अगस्त को, उसने अप्लाई कर दिया रिवोकेशन और उसे फिर उससे वापस ठीक कर दिया गया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी। कह रहा जो उसने सर्विस अपील करी है स्पाउस से वो डीम्ड सप्लाई है, लेकिन जो वो तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखता हूं, देखो जो उसने अपनी वाइफ से हस्बैंड से लिया वो तो डीम्ड सप्लाई है, लेकिन जो उसने अपनी सिस्टर इन लॉ से लिया है वो डीम्ड सप्लाई नहीं है। तो फर्स्ट और फोर्थ दैट मींस ए इज करेक्ट, ठीक है, कि एक तरफ सप्लाई है और एक तरफ सप्लाई नहीं है, ठीक है। आगे चलो, दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है आप ये बताओ कैंटीन सर्विस जो मैसर चंचलन है उसमें से टैक्सेबल सप्लाई कौन कौन सी है। तो भैया कैंटीन सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो कैंटीन सर्विस में 55,000 छोड़ दो, 55,000 छोड़ दो जो उन्होंने इन पेशेंट से चार्ज किया वो एग्जेम्प्ट है। बाकी बाहर वाला कोई भी आके खाए, चाहे वो पेशेंट ही हो, भले एडमिट नहीं होना चाहिए, बस एडमिट है तो एग्जेम्पशन हो जाएगी। तो 25 और 35 दैट मीन 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा, 60,000 इज अ टैक्सेबल वैल्यू। अच्छा कह रहा बताइए इसमें से जब रिवोकेशन हुआ बाय विच डेट उसे अप्लाई कर देना चाहिए था रिवोकेशन। अब ये अमेंडमेंट है मेरे बच्चे, ठीक है। मैं अगर नॉर्मल बोलूं तो 30 दिन होता है, नॉर्मली क्या होगा 30 दिन, जिस दिन आपका ऑर्डर आया है या आपको कैंसिलेशन हुआ विच एवर इज लेटर। तो बताओ पहले हुआ है कैंसिलेशन और फिर हुआ है ऑर्डर, तो 5 अगस्त से 30 दिन लगा लो तो मेरे लिए हो जाएगा, अगस्त के बाद क्या होगा सितंबर, है ना। तो 4 सितंबर तक नॉर्मली हो जाना चाहिए, बट अभी अमेंडमेंट हो चुका है तो अमेंडमेंट के हिसाब से टाइम देना। कह रहा मैक्सिमम टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कमिटेड, जो आपने मंथली रिटर्न में गलती करी है वो कब तक ठीक हो जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो सर जी आपने एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले, एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले या अभी पहले होता था कि आपकी जो सितंबर की रिटर्न होती थी, मतलब कहीं ना कहीं 20 अक्टूबर तक फाइल हो जाना चाहिए। कब वो कौन सी थी आपने कब फाइल किया, 31 अक्टूबर को किया ना, हाँ। तो सितंबर की जो फाइनल रिटर्न होती थी, तो सितंबर की फाइनल रिटर्न होती थी 20 अक्टूबर, जीएसटीआर 3 भी वहां तक फाइल हो जाना चाहिए था, या एनुअल रिटर्न जो आपने एक्चुअल फाइल करी विच एवर इज अर्लियर, तो ये पहले का सेक्शन था, ठीक है। तो उसके हिसाब से आंसर है 20 अक्टूबर, लेकिन अब जो अमेंडेड आंसर है वो है सितंबर नहीं है, अब उन्होंने नवंबर दे दिया, सीधा सीधा 30 नवंबर के 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 31 अक्टूबर, ठीक है। तो देख लेना अभी के लिए तो ये आंसर है, अगर पुराने प्रोविजन से जाए तो 20 अक्टूबर है, पर अब जो न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से होगा वो 31 अक्टूबर हो जाएगा, दैट इज कहीं ना कहीं एनुअल रिटर्न की डेट का आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन सी सर्विस जो है वो हॉस्पिटल की एग्जेम्प्ट है, तो सीधी सीधी बात है एग्जेम्प्ट है, हाँ एग्जेम्प्ट, तो वो एम्बुलेंस सर्विस है, बाकी कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ये दो एग्जेम्प्ट है। तो सेकंड और फोर्थ अरे कह रहा प्लास्टिक सर्जरी ये एग्जेम्प्ट नहीं है, एम्बुलेंस एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जेम्प्ट है, और रेंटिंग ऑफ एग्जेम्प्ट है, और कंसल्टेंसी चार्जेस ये भी एग्जेम्प्ट होंगी। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन का है, सेकंड और फोर्थ का, ये तो सी सेकंड और फोर्थ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी गलत आंसर नहीं था, सारे करेक्ट आंसर हैं बिल्कुल, ठीक है। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन कह रहा है वैशाली और मिस्टर पार्टनरशिप। बेटा आराम सुनते रहना, देखो मेरा काम है, मैं तो करता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, आपको आराम से इनको बैठ के एक बार गो थ्रू भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, मैं अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में ये चीजें भूलो ना,
ठीक है, चलो जा दो। वैशाली एक पार्टनरशिप फॉर्म है एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स बनाते हैं केरला में, ठीक है जी, इक्विपमेंट्स बनाते हैं कहां पे, केरला में मेरे बच्चों। कह रहा है फर्म बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई, कह रहा है 10 जुलाई को हमारे पे घंटा बज चुका है कि भाई साहब रजिस्ट्रेशन हो, हेलो रजिस्ट्रेशन करा लो। इट अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन 10 अगस्त, ओ माय गॉड, आपका दिमाग नहीं चलेगा पर मेरा चल गया। सर जी 10 जुलाई का मतलब है आपको विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, और जुलाई के होते हैं 31 दिन, तो इसका मतलब 10 दिन, अगर मैं बोलूं तो 31 में से 10 हटाओ तो 21 दिन हो गए जुलाई के, और बचे 9 दिन, तो 9 अगस्त तक, ओ माय गॉड 9 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना था, लेकिन आप हो गए एक दिन डिले। दैट मीन्स आप 10 तारीख को कर रहे हो तो आपने विद इन टाइम अप्लाई नहीं किया। इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन जो इफेक्टिव होगा वो आपका उस दिन से इफेक्टिव माना जाएगा जिस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट इज 14 अगस्त, नौ की 10 जुलाई। ओ सर इतना छोटा सा पॉइंट, जी हाँ सर ध्यान रखना पड़ेगा। कह रहा फॉर्म रिसीव कर रहा है स्पॉन्सर सर्विस, इनसे कर रहा है फॉर कंडक्टिंग अ बिजनेस एक्सपो, ठीक है तो कर रहा है, लेकिन भाई हम पार्टनरशिप वगैरह है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें खुद ही टैक्स भरना पड़ेगा। आगे करते हैं, रिसीवर कंसाइनमेंट मेसर शेफर्स लॉजिस्टिक है जीटीए जो चार्ज कर रहे हैं 6% ईच, बड़े लोग हैं, ठीक है तो उनसे भी आ रहा है, और ऑफ कोर्स कोई टेंशन वाली नहीं है। रिसीव कंसाइनमेंट हुआ सेफ लॉजिस्टिक से जीटीए, जिन्होंने चार्ज करा 6% तो उन्होंने करा होगा। सिक्योरिटी सर्विस हो रहा है प्रॉम्प्ट प्राइवेट लिमिटेड से, ठीक है तो 3 सर्विसेज उनको रिसीव हुई है, एक स्पॉन्सर सर्विस आई है एक कंपनी से, ओहो हो एक सेकंड, हाँ जी चलो, तो ठीक है तो 3 सर्विसेज इन्होंने रिस्पॉन्स करी हैं, एक तो स्पॉन्सरशिप सर्विस आई है, एक जीटीए सर्विस आई है, और एक सिक्योरिटी सर्विस आई है, देखेंगे अभी आगे चलते हैं। फिर कह रहा है उन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करा है, और उनकी टर्नओवर क्वार्टर एंडिंग में सितंबर एंड होते होते 14 लाख हो गई है, ठीक है जिसमें से टैक्सेबल सप्लाई 10 लाख की और 4 लाख की है। देखो सर सीधी सीधी बात है, ये मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग पे जो रेट लगेगा वो 1% लगेगा, और 1% ऑफ टोटल, ठीक है 1% ऑफ टोटल। हाँ अगर वो ट्रेडर होते तो उनको 1% ऑफ टैक्सेबल होता। आगे चलते हैं, कह रहा उन्होंने इक्विपमेंट सप्लाई करी है अनरिलेटेड लिमिटेड कंपनी को अक्टूबर मंथ में, जिनकी मार्केट वैल्यू 12 लाख, होलसेल वैल्यू 13 लाख है, लेकिन रिटेल प्राइस 14 लाख है, ट्रांजैक्शन वैल्यू 11 लाख है। अपने को क्या लेना देना, 11 लाख पे टैक्स लगेगा, बात खत्म, ठीक है। उन्होंने एक ब्लीटली रिटर्न फाइल करी थी 40,000 की, और दिसंबर क्वार्टर की थी, और 9 फरवरी को करी, तो उनको डिले होगा तो उस पर इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, उन पे इंटरेस्ट 18% से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है बस बात खत्म। अब वो कह रहा है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब मानी जाएगी, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो मानी जाएगी वो उन्होंने डिले कर दिया है, तो इफेक्टिव डेट मानी जाएगी 14 अगस्त को, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है इनमें से कौन सी चीज बताना पड़ेगा, ठीक है स्पॉन्सर सर्विसेज, अगर मैं बात करूं तो ध्यान समझना, हाँ जी कह रहा है स्पॉन्सर सर्विस रिसीव फ्रॉम द, मतलब आपने स्पॉन्सर, इसमें से कौन सी सर्विस ना जीटीए आरसीएम में टैक्सेबल है, तो देखो सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं तो जो स्पॉन्सर सर्विस है अगर वो आप किसी पार्टनरशिप को या किसी कंपनी को देते हो, बॉडी कॉर्पोरेट को देते हो, तो वो हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हमारी कंपनी है जो वो एक पार्टनरशिप फॉर्म है तो हमारे ऊपर आरसीएम लग जाएगा, लेकिन बाकी अगर मैं बात करूं तो जीटी की सर्विस में ऑफकोर्स हमारे ऊपर आरसीएम लगता है, बट अगर वो 12% में टैक्सेबल है तो वो खुद टैक्स भर सकता है। तीसरी बात, अगर वो सिक्योरिटी सर्विस और वो अगर कंपनी है तो फिर हमें उसकी टेंशन लेनी बात नहीं, वो अपना खुद का टैक्स भरेगी। तो सिर्फ पहले केस में हमारे ऊपर आरसीएम लगेगा, बाकी दोनों ही केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। आगे चलते हैं, कह रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी मानी जाएगी, ऑफ कोर्स 11 लाख नो डाउट, बाकी वैल्यू बेकार की थी। टैक्स कितना निकलेगा क्वार्टरली सितंबर एंड में, सितंबर एंड में बात करूं तो क्वार्टरली जो टैक्स निकलेगा वो निकलेगा 14 लाख, है ना ये रहा 14 लाख, तो 14 लाख का 1% दैट मींस आएगा 14,000, और 14,000 में आधा आधा कर दें तो 7,000 सीजीएसटी और 7,000 एसजीएसटी, दैट इज ईच, ठीक है। इंटरेस्ट कितना निकलेगा, इंटरेस्ट आप निकाल देना, मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा पर मैं निकाल के दिख देता हूं। 40,000 का 40,000 पे 18%, ठीक है, और कब से कब तक का आप करोगे, दैट मीन्स आपने जो टैक्स भरना चाहिए था दिसंबर का, मतलब दिसंबर का आपका टैक्स जाना चाहिए था 20 जनवरी को, तो 20 जनवरी से आपने 9 फरवरी तक डिले किया, तो जनवरी के 11 दिन और फरवरी के 9 दिन, तो 11 और 9 कितने हो गए, 11 और 9 हो गए, 11 और 9 11 और 9 11 और 9 20 दिन, 20/365, ठीक है। तो जो भी आएगा वो आप इंटरेस्ट यहाँ पे करके चलोगे, ठीक है। तो बाकी कोई टेंशन नहीं है इसमें, खत्म,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। कह रहा मनदीप एक रजिस्टर्ड है, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन द स्टेट ऑफ आसाम। बेटा ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सर्विस सप्लाई कर रहे हैं आसाम में। ही अवेल्ड आर्किटेक्ट सर्विस, उन्होंने आर्किटेक्ट सर्विस लिया अपने बिजनेस के लिए अपने दोस्त से। दोस्त आपका रिलेटेड पार्टी नहीं है, दोस्त आपका रिलेटेड पार्टी नहीं है, इसलिए ये डीम्ड सप्लाई नहीं मानी जाएगी क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। अगर विद कंसिडरेशन होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन है, एग्जेम्पशन हो जाएगी। उन्होंने डिजाइनिंग सर्विस ली अपने ब्रदर से। ओ हो ब्रदर्स इज अ रिलेटेड पार्टी। 5 लाख में, अरे वाह, 5 लाख में अगर आपने ली है तो ये विद कंसिडरेशन होगी, फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता ये बिजनेस हो या पर्सनल हो, ये टैक्सेबल हो जाएगी। दैट मींस ये सप्लाई मानी जाएगी, ये सप्लाई मानी जाएगी, लेकिन ये सप्लाई मानी नहीं जाएगी। आगे चलते हैं। उन्होंने सर्विस ली एक एंटिटी से जो इंडिया में ही है और वो लाइबल टू टैक्स है अंडर रिवर्स चार्ज, जिनके इनवॉइस, अच्छा सर्विस आगे, सर्विस आरसीएम, सर्विस आरसीएम। और कह रहा है आपने इनवॉइस 1 सितंबर को लिखा था, पेमेंट आपने बुक्स में रिकॉर्ड करी 15 में, और अकाउंट से जो डेबिट हुई एज पर द बैंक अकाउंट वो 18 तारीख, ठीक है। तो ये बताओ सर्विस के केस में आप आरसीएम में क्या करोगे। सबसे पहले पेमेंट जो एक्चुअल डेट है बुक्स में आई, ठीक है, पेमेंट जो आपके अकाउंट से डेबिट हुई, और तीसरा 61 डेज फ्रॉम इनवॉइस डेट, ठीक है। तो मेरे केस में अगर मैं यहाँ पे ले जाती था आंसर लूं तो 15, देखो सितंबर से 60 दिन लगाओ, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, तो नवंबर ही आना मेरे लिए, तो है ना, 1 नवंबर ही आ रही है मेरे लिए डेट, तो 1 नवंबर ही हो जाएगी। ये 1 नवंबर है क्योंकि उसके बाद ये 15 है, ये 18 है और ये 1 है, तो 1 अर्लियर जो होगा वो 1 नवंबर होगी, तो 1 नवंबर डेट ऑफ सप्लाई होगी। कह रहा 16 लाख की आपने जो करंट ईयर में टैक्सेबल सप्लाई है वो कितनी है, 55 लाख, एग्जाम सप्लाई कितनी है, 16 लाख, और इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज में कितनी है, 8 लाख, ठीक है। आगे कह रहा है ही इंटेंडेड टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। कह रहा हम रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा बाकी सर्विस देना चाहते हैं। अवेल द कंपोजिशन स्कीम ऑल्सो मिक्स द सप्लाई। तो आगे चलते हैं, ठीक है, डन। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या मांग रहा है। क्वेश्चन ने सबसे पहले मांगा है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो बताओ उसने जो अपने दोस्त से ली है क्या वो सप्लाई मानी जाएगी, नहीं वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, तो ये तो हो गया ये करेक्ट, ठीक है। जो दोस्त से लिए वो अभी करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। और जो डिजाइनिंग सर्विस है उसने ब्रदर्स से जो ली है वो आपकी सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट इज आपका सेकंड और थर्ड इज करेक्ट। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड देना मुझे। हाँ जी बच्चों, तो आगे आ जाओ। यहां तक हो गया, कहां तक हो गया, अरे नहीं कहां तक हो गया था, हाँ ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हाँ क्या कह रहा था मैं, तो अपना आंसर क्या है, हाँ डिजाइनिंग सेकंड और फोर्थ, ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करते हैं, कह रहा टाइम ऑफ सप्लाई रिसीव बाय द मनदीप। मनदीप की टाइम ऑफ सप्लाई क्या थी, 1 नवंबर, याद है हमने पहले ही निकाल ली थी, 1 नवंबर हमारी यहाँ पे थी। फिर उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर गिवन फाइनेंशियल ईयर में, बेटा एग्रीगेट टर्नओवर में आपकी टैक्सेबल सप्लाई भी आएगी, एग्जाम सप्लाई भी आएगी, लेकिन इनवर्ट सप्लाई नहीं आएगी। आपको पता है ना एग्रीगेट टर्नओवर में सारी सप्लाई आएंगी, सेल सारी आएगी भाई, इनवर्ट सप्लाई नहीं आएगी, बात खत्म, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे लिए टर्नओवर कितनी बनेगी, 55 16, दैट मींस 55 और 16 कितनी हो गई, 71 लाख हो गई मेरी, है ना, 71 लाख। तो 71 लाख मेरी यहाँ पे रेज हो जाएगी। और उसके बाद कहता है कि सर कंपोजिशन स्कीम में जो आपको कितनी करनी है, ऑफकोर्स 10% और 5 लाख, 10% और 5 लाख, तो भैया 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर तक आपको अलाउ है। तो सिंपल सी बात है, आपकी 71 लाख है, उसका 10% कितना हो गया 7.1 लाख, तो 7.1 लाख और 5 लाख विच एवरेज हायर बोले तो 7.1 लाख तक आपको अलाउ हो जाएगा, ठीक है, डन, बोलो है ना, ठीक है। तो सर जी यही क्वेश्चन है इसमें, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रिया इज अ मल्टीफेज। बस बच्चे बस 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर एक ब्रेक लेंगे, अगला पार्ट बनाएंगे उस पर, उसके बाद काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इन पे मुझे 18, बेटा इतने कर लिए ना, बहुत है सर, इतने कर लिए ना आपने प्रैक्टिस में, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सर अब मैं प्रैक्टिकल बड़े बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता हूं। मैं एक और वीडियो ऐसे बनाऊंगा जिसमें ना आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है, ताकि ये एमसीक्यू वाले तो अभी हो रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे। आगे चलो, कह रहा रिया मल्टी फेसेस बिजनेस पर्सनैलिटी, अलग अलग तरीके की बिजनेस कर रही है और उसने रजिस्टर्ड कर रखा है अपना अप्रैल दिस ईयर में, उसने अपना रजिस्टर्ड कर लिया। कह रहा उसने पैकेज ऑफ ट्रेडिंग एक पैकेज बनाया है जिसमें स्टेपलर है, कैलकुलेटर है, चार्जर है, सिंगल प्राइस पे 300 रुपए में। कह रहा भैया एक बार में 300 रुपए में ये ले जाओ, बॉक्स बना दिया। कह रहा रेट है हमारा 5%, 12%, 18%। सीधा बोलूं, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, मिक्स सप्लाई है सर जी, ये कोई भी नेचुरली बंडल नहीं है, आपने जबरदस्ती स्टेपलर के साथ में कैलकुलेटर डाल दिया, ठीक है। तो मिक्स सप्लाई है, अगर आपका टैक्स लगेगा तो हाईएस्ट टैक्स लगेगा बोले तो 18% लगेगा। एक क्वेश्चन तो इसी पे होगा, सॉल्व हो गया। आगे चलो, कह रहा उसने कंपोजिशन स्कीम ले ली, कोई दिक्कत वाली नहीं है। उसने इस साल क्या क्या कमाया है, 1,60,000 कराया है वेस्टर्न म्यूजिक से। सर जी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा सर जी, क्लासिकल फॉल्क मिल जाएगा जिसकी भी 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन पिट गई है, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 50,000 प्रोवाइड कर रहा है सर्विस बाय रेंट
हीटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एज अ बोटिक। ओहो, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग आप दे रहे हो तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंस पर्पस के लिए दो ना, बोटिक चलाने के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए दोगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर जी ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। 70,000 आपने कमाया है एग्रो मशीन्स को रेंट आउट करने के लिए, तो सर ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो दो टैक्सेबल है, ठीक है, और ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्रो मशीन एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा आपने, रिया ने फिर जून में ये सप्लाई करी है, क्या क्या सप्लाई करी है उसने, अपना बेस प्रोडक्ट बेचा है 45,000 का, टीसीएस है 2500 रुपए का, और सब्सिडी मिली है 3500 रुपए की। टीसीएस आपका टैक्स ऐड होगा नहीं, और सब्सिडी आपकी जो नॉन गवर्नमेंट से है तो वो माइनस होगी नहीं, मतलब 45,000 की वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, सीधी सीधी बात है। आगे चलो, कह रहा उसने इनवर्ट सप्लाई में 30,000 रुपए का इनवॉइस आया है, जिसमें से अभी गुड्स में 5 लॉट है, जिसमें से 3 ही लॉट आए हैं, तो भैया अभी इनका आईटीसी मिल नहीं सकता, इनका आईटीसी नहीं मिल सकता, 5वें लॉट पे मिलेगा, भूल जाओ इसका आईटीसी। उसने एक कंपोनेंट है 50 लाख का, उसने कार खरीदी थी ड्राइविंग यूज, ओहो ड्राइविंग यूज के लिए, अगर आपने ड्राइविंग पर्पज सिखाने के लिए लिया तो इसका आईटीसी आपको मिल जाएगा, नाचो जी नाचो। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस ली थी अपने एम्प्लॉय की, वॉलंटरी, अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है तो आपको कोई आईटीसी रिम्बर्स नहीं होगा, दैट मींस नहीं मिलेगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है कि बताओ जो उसने कराया वो क्या मानेंगे। सर जी मिक्स सप्लाई और उसका रेट जो लगेगा वो 18% लगेगा, दैट इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, है ना। ए बी सी डी, डी के बाद ये कौन सा बना दिया इन्होंने, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ ठीक है, अगला बताओ। कह रहा आउट ऑफ पेमेंट जो उसे हुई है मंथ में, उसमें से एग्जेम्प्ट कितना है, तो एग्जेम्प्ट देख लेते हैं। मई में जो आई है, मई में जो उसको पेमेंट आई है उसमें एग्जेम्प्ट कितनी है, सिर्फ 70,000 एग्जेम्प्ट है, 70,000 एग्जेम्प्ट है, 70,000, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी मानी जाएगी, 45,000, नो डाउट। फिर कह रहा आईटीसी कितना मिल जाएगा, आईटीसी जो से मिलेगा वो आईटीसी मिलेगा 1.5 लाख का, मेरे बच्चे कितने का मिलेगा, 1.5 लाख रुपए का, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे। खत्म हो गया सर जी आंसर, ठीक है, 70, 45, 1.5 लाख, तो ये 4 आंसर खत्म, ठीक है, डन। तो इजी सा क्वेश्चन था, बड़ा सा क्वेश्चन था, बट कोई नहीं, अगर आप धीरे धीरे हैंडल करोगे तो ये पार्ट यहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5 लाख वगैरह सारे खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं। आंसर नंबर 8, कह रहा शेंकी कंसल्टेंट है, पार्टनरशिप फॉर्म है, रजिस्टर दिल्ली में, रेगुलर टैक्स पेयर है, और उन्होंने ये सर्विसेज रेंडर दी है सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस दी है 2 करोड़ की रजिस्टर्ड बिजनेस को। सर जी पार्टनरशिप फॉर्म है, कंसल्टेंट है, और ये क्या देते हैं ये नहीं बताया, टैक्स पेयर है, सर्विस देते हैं। तो सिक्योरिटी सर्विस रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं, तो दोनों सर क्या आरसी में करा देंगे क्या, आप खुद टैक्स भरोगे। मैन पावर सर्विस दी है, ये भी टैक्सेबल होगी, ऑडिटिंग सर्विस दी है, ये भी टैक्सेबल होगी, तो तीनों ही सर्विस इनकी टैक्सेबल होगी, नॉर्मल चार्ज में, फॉरवर्ड चार्ज में खुद टैक्स भरेंगे, बात खत्म। कह रहा अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, सेंकी कंसल्टेंट ऑल्सो पेड स्पॉन्सरशिप सर्विस 70,000 की एट अ सेमिनार ऑर्गेनाइज बाय द प्राइवेट एनजीओ। तो सर जी ये आरसीएम ने खुद देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पार्टनरशिप और किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को अगर स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, एनजीओ में करा रहे हो। सेंकी कंसल्टेंट पेज रेंट, वो इन्हें रेंट पे कर रहे हैं 6 लाख रुपए का, बिल्डिंग ओन्ड बाय द, मतलब ये सेंकी कंसल्टेंट रेंट पे कर रहे हैं 6 लाख का, बिल्डिंग ओन्ड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। भाई साहब इसमें भी आपको आरसीएम में टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी यूज करोगे, आप बिजनेस हो चाहे कोई भी हो, आपको खुद को टैक्स देना पड़ेगा अंडर आरसीएम, ठीक है। और बाकी सर्विस 18%, खत्म। क्वेश्चन एग्रीगेट टर्नओवर पूछ रहा है, लगा दो ऐड, 2 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख, 3 करोड़ 5, बाकी ये सारी इनवर्ट सप्लाई है, तो इनवर्ट सप्लाई को आप टर्नओवर में ऐड नहीं करोगे, 3 करोड़ 5 लाख की आपकी टर्नओवर हो जाएगी। कह रहा है जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज पे, रिवर्स चार्ज पे जो जीएसटी पे करना पड़ेगा सर जी वो 6 लाख और 70,000, 6,70,000 पे 18%, भले तो 9% कर लो क्योंकि ईच बोला है उसने, है ना, तो 6,70,000 का 9% कर लेना बेटा बच्चे, ठीक है, जो भी आएगा 6,70,000 का 9% कर लेना, ठीक है। आगे चलो, कह रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सेंकी कंसल्टेंट शैल इशू जीएसटी कंप्लेंट टैक्स इनवॉइस इन रिलेशन टू सिक्योरिटी सर्विस, ऑफ कोर्स वो जीएसटी कंप्लेंट करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जीएसटी वो करेगा, ठीक है, ठीक है। चलो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, छोटा सा क्वेश्चन था बहुत। 9th क्वेश्चन देखो, कह रहा है पीटीएल लिमिटेड इज अ रिटेल स्टोर ऑफ मर्केंडाइज लोकेटेड इन 25 स्टेट ऑफ कंट्री, कह रहा कंट्री के अलग अलग 25 जगहों पे हमारे छोटे छोटे रिटेल स्टोर हैं। आगे चलो, कह रहा फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ मर्केंडाइज, कह रहा हमारे अपने बिजनेस का स्टॉक को निकालने के लिए हम एक ऑफर चला रहे हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री, कहानी है बस आप समझते रहो, बाय 1 गेट 1 फ्री फॉर द सेम टाइम ऑफ मर्केंडाइज, मतलब हम अपने एक जैसे प्रोडक्ट के लिए हम कह रहे हैं कि भैया एक खरीदो एक फ्री में निपटा लो, ले जाओ। कह रहा है फॉर जैसे 1 शर्ट इज गिवन फ्री विद 1 शर्ट, ठीक है, क्यों समझा रहा है भाई ऑफर, इतना तो हम पढ़े लिखे हैं, बता देंगे। आगे चलो, कह रहा है कॉस्ट बचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं, किससे, मैन्युफैक्चर से। कह रहा भैया हम डायरेक्टली सामान किससे खरीद करें, ये लिखो, ये है कहानी, कहानी इसका कोई लेना देना मेरा नहीं है। आगे चलो,
कहानी। कह रहा अब आ रहा है मुद्दा, मई में उन्होंने एम्प्लॉय को बचाने के लिए, एम्प्लॉय की कॉस्ट बचाने के लिए परचेज करा एक टेम्पो ट्रेवलर जिससे 12 लाख रुपए खड़ी कैपेसिटी है, 25 की इंक्लूडिंग ड्राइवर, और इससे अपने एम्प्लॉय को लाएंगे और ले जाएंगे। ओहो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, 25 की कैपेसिटी ज्यादा, मतलब दैट मींस इसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलो। कह रहा उन्होंने अपने एम्प्लॉय ठीक ठाक रहे, खुश रहे, हेल्थी रहे, उन्होंने एक वॉलंटरी खुद से हेल्थ इंश्योरेंस कवर लिया 2 लाख रुपए फॉर ईच एम्प्लॉय। ओ माय गॉड। और प्रीमियम, उसका प्रीमियम सर इंश्योरेंस कवर से लेना देना नहीं ना, एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम पे करा है 1500 रुपए इंटू 100 एम्प्लॉय, मतलब 1500 इंटू 100, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया है, जिसपे जो भी आईटीसी होगा वो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ये कंज्यूमेबल हो गया। आगे चलो। कह रहा जुलाई की कहानी देख लो, ये मंथ की थी, ये मई की थी, ये जुलाई की थी, जून खा गई बीच में। कह रहा राघव ने कस्टमर है कंपनी, उसने केस कर दिया कंपनी के ऊपर कि उन्होंने गुड्स की सप्लाई नहीं करी टाइम पर 1 लाख रुपए की। पीटीएल लिमिटेड ने एंगेज करा एक एडवोकेट को, बुला लिया एडवोकेट सर जी आप आ जाओ, उसने बोला 25,000 रुपया हमें चाहिए। ठीक है जी, एडवोकेट की सर्विस आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगी, मतलब हमें इस 25,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। कह रहा मिस्टर राम ने इशू करा इनवॉइस 5 जुलाई को। ठीक है, राम कौन है, एडवोकेट, आरसीएम का केस सर्विस 5 जुलाई को इशू हुआ है। कंसीडरेशन आपने फरवरी तक नहीं दी है, कंसीडरेशन वॉज नॉट पेड टिल फरवरी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आपने नहीं दी है, पहली बात। ठीक है, ओके चलो अभी आरसीएम में आगे चलते हैं, क्या बोला है पहले ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोला है, कह रहा है बाय वन गेट वन जो फ्री ऑफर चल रहा है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। कह रहा है अच्छा ये बताओ क्या बाय वन गेट वन जो वाला फ्री है क्या वो सप्लाई नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल सप्लाई मानी जाएगी, और मजे की बात है वो बिल्कुल नॉर्मल सप्लाई मानी जाएगी, जो प्राइस है उसका वो है। ठीक है, एक के साथ एक फ्री हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्राइस तो चार्ज करा जा रहा है ना, दैट्स इट। करेक्ट, विल नॉट बी कंसीडर, कैसी बात कर रहे हो। कह रहा है ये कंसीडरेशन चार्जेस सप्लाई अंडर सेक्शन और सप्लाई ऑफ अदर आइटम फ्री, नहीं ये भी गलत है। कह रहा है दोनों की आइडेंटिकल है, यह डी ऑप्शन, दोनों आइडेंटिकल सप्लाई है, इसे सिंगल प्राइस है, तो सिंस अ सिंगल प्राइस एंड सेम विल बी ऑलवेज अ मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई थोड़ी ना है। आगे चलो, देयर टू इंडिविजुअल सप्लाई है जो सिंगल प्राइस में चार्ज हो रहा है, एंटायर सप्लाई, और टैक्सेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन द वेदर द सप्लाई इज कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। हमें चेक करना पड़ेगा ना, हम खुद कंक्लूजन नहीं दे सकते कि कंपोजिट है मिक्स सप्लाई, देखना पड़ेगा कि क्या वो जो बाय वन के साथ जो दूसरा प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो उसी के साथ दिया जाता है या वो कुछ ऐसा ही मिक्सअप बनाया गया। तो दी आंसर इज मोर देन एक्यूरेट आंसर। आगे चलो, कह रहा आईटीसी की बात करें, मे की जो हमने टेम्पो परचेज किया था और हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, ठीक है, तो उसकी उस पे कितना मिलेगा। तो सर देखो सर जी मेरे बच्चे, सर जी देखो, जो आपका आईटीसी, अगर मैं सीधा सीधा बात करूं, अज्यूमिंग दैट ऑल द अदर कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन कंप्लाइड विद, ठीक है, कह रहा बाकी सारी हमने कंडीशन कर दी है। तो सर जी देखो, मेरे हिसाब से 12 लाख पे आईटीसी मिलना चाहिए आपको, इस 1.5 लाख पे कोई आईटीसी मिलना नहीं चाहिए। तो 12 लाख का जो आपका रेट है, रेट कहां है क्वेश्चन में, रेट कहां है, अच्छा ये रहा टेम्पो पे 14%, तो 12 लाख का 14%, 12 लाख का 14% अगर मैं निकालूं तो जो भी आएगा मेरे हिसाब से, तो कॉल 12 लाख का 14% मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा, 1,20,000 और फिर 12 1,20,000, 12,000, 12,000, 24, जो भी आएगा कितना आ रहा होगा, मतलब हाँ ये वाला आंसर होगा, क्योंकि देखो सीधा सीधा 168 बाकी ये नील लगेगा, ठीक है, क्योंकि उस पे हेल्थ वाले पे तो लगेगा ही नहीं जीएसटी, उस पे तो आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, बाकी पे 168 मिल जाएगा। हाँ तो ठीक है, ये सही है, 12 लाख का 14% ये हो जाएगा, 10% ये, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, 168 हो जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इतना लंबा चौड़ा आंसर। कह रहा है एडवोकेट के केस में क्या है, कह रहा है सीजीएसटी 2250, ऐसा क्या था केस, क्या था इसका, कह रहा है इसका 25,000 का था, 25,000 का, एडवोकेट का 9% लगेगा, जो भी आएगा, मतलब अगर लगाओ तो 9%, हाँ तो 2250 रुपए आएगा। तो 2250 रुपए का आपको सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल बाय द, कौन पे करेगा, हाँ ऑफ कोर्स हम पे करेंगे, खुद कंपनी पे करेगी। तो ये वाले आंसर तो गलत है, जो ये राम कह रहे हैं, राम तो नहीं पे करेगा, पहली बात तो ये गलत, राम मतलब एडवोकेट तो नहीं पे करेगा, आरसीएम केस में मेरी कंपनी पे करेगी, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड टैक्स पे कर रही है। अब नाउ ये है कि अगर उन्होंने 180 दिन के अंदर नहीं पे किया तो उनके लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, तो ये आंसर गलत है बेटा, याद रखो। 180 डेज की एक्सेप्शन है कि अगर आरसीएम में, तो आरसीएम में भाई साहब टैक्स उनको थोड़ी ना पे करना है, मैं ही पे कर रहा हूं, तो अगर मैं पेमेंट नहीं भी करूंगा तो भी क्या उसने टैक्स दिया, क्या मेरा आईटीसी क्यों मार दोगे,
बात समझ आ रही है? गवर्नमेंट कह रही है भाई हम लफड़े में नहीं पड़ेंगे। आरसीएम के केस में, डीम्ड सप्लाई के केस में, या वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो एडिशन होता था थर्ड पार्टी को पे करा इन बिहाफ ऑफ सप्लायर, उस केस में आपकी पेमेंट अगर नहीं भी हुई है तो उसका आईटीसी रिवर्स नहीं होगा विद इन 180 डेज। तो इस केस में आपको आईटीसी पूरा मिलेगा। इवन आप कंडीशन ऑफ पेमेंट जो है वो 180 डेज वो डज नॉट अप्लाई, वो अप्लाई होगी ही नहीं आपके ऊपर। तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी सी सी। ठीक है, बाकी बस यही। अच्छा, इसीलिए ये वाला पॉइंट दिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है, कि आपने वो पेमेंट नहीं करी है, वो याद है ये वाला पॉइंट लिखा था यहाँ पे कि आपने कहाँ गया कहाँ गया, अरे पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, हाँ ये पॉइंट, हाउएवर पेमेंट फरवरी तो नहीं किया, तो फरवरी का मतलब ये देखो ना, आपने सर्विस ली थी जुलाई, तो जुलाई से लगाओ 6 महीने 180 दिन। ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, जनवरी ही निकल गया, मतलब फरवरी तो 7वां महीना आ गया, फरवरी तक पेमेंट नहीं करी। ओके ठीक है सर जी, आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे पार्ट 2 में इसके बाकी के क्वेश्चन रिवीजन। पढ़ना मेरे साथ। कुमार स्टार्टेड इंटीरियर डेकोरेशन बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। उसकी टर्नओवर आपकी मार्च में ही हुई थी 12.5 लाख। ठीक है, मार्च में ही बिजनेस की 12.5 लाख हो गई थी। 30 जून तक आते आते उसकी टर्नओवर एक्सीड हो गई 20 लाख। ओके, तो 30 जून को आप यू आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन कुमार साहब। ठीक है, रीच्ड 20,05,000, आपकी 20 लाख से एक्सीड होकर कहां पहुंच गई 20,05,000। कुमार ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लिया 15 जुलाई, मतलब 30 जून बोले तो 15 दिन के अंदर। वाह 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 वाह, तालियां, कितना अच्छा बच्चा है। और 25 जुलाई को रजिस्ट्रेशन मिल गया, लेकिन उसको इफेक्टिव माना जाएगा कहां से, 30 जून से इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन उसका माना जाएगा, उसे 30 जून तक काम हो जाना चाहिए। 16 जुलाई को उसने क्या करा है, एक एंटर करा है कॉन्ट्रैक्ट में डिजाइनिंग ऑफ फ्लैट। ठीक है, कि फ्लैट डिजाइन करेंगे, और उसके लिए उसे 22 जुलाई में कंप्लीट हो गया काम, और उसका इनवॉइस आ गया सेम डे 6 लाख का। 5 जुलाई को उसने कैपिटल गुड्स खरीदे 4.5 लाख के। 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई को उसने इनपुट सर्विस लिए 1,75,000 इन रिलेशन टू इनपुट सर्विस प्रोवाइडेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। जो अगस्त में उसने सर्विस दी उसके लिए पहले से कुछ सामान सर्विसेज लिए हैं। सबका आईटीसी मिलने वाला है सर जी, इन सबका आईटीसी मिलेगा। क्यों? क्योंकि 30 जून से इफेक्टिव है ना, तो 30 जून के बाद जुलाई में कुछ भी काम हो, चाहे आप सामान खरीदो, कैपिटल गुड्स खरीदो, आप आउटपुट करो, आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप सर्विस लो, आपको आईटीसी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। 1 अगस्त को उसने अनदर कॉन्ट्रैक्ट मिला इंटीरियर डिजाइनिंग का राम से, जो उसने 2 अगस्त को लिया, और सर्विस कंप्लीट हुई 6 को, इनवॉइस हुआ 7 तारीख को, 1 महीने के अंदर अंदर, और पेमेंट आई 29 तारीख को। अच्छा, अब क्वेश्चन देखो क्या मांगा, कह रहा है इफेक्टिव डेट क्या है, इफेक्टिव डेट है 30 जून। लल्लू क्वेश्चन, इफेक्टिव डेट क्या है 30 जून। आगे चलो, कह रहा है उसे रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए था, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे सारे रिवाइज इनवॉइस कर देना चाहिए। तो 25 जुलाई को आया मेरे बच्चे, तो 25 जुलाई के बाद उसको 25 जुलाई के बाद 30 दिन मिलेंगे, मतलब 25 अगस्त तक, 25 अगस्त तक, सॉरी जुलाई हो ना, हाँ सॉरी 25 अगस्त, ये 25 अगस्त, ठीक है, तक उसे अपना सारे रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए थे। कितना आईटीसी कितना मिलेगा उसे जुलाई में? सो जुलाई में आईटीसी देख लेने तो एक बार। जुलाई में उसने 6 लाख का इनवॉइस इशू किया, इस पे तो उसे टैक्स भरना पड़ेगा, एक तो 4.5 लाख का ये और एक 75 का ये, तो लगा लो 4.5 लाख प्लस 1.75 प्लस 1.75। रेट तो अलग अलग नहीं है, नहीं रेट रेट तो कुछ भी सेम है, 9% है, तो ये टोटल हो गया 25 7 5 12 4 5 6 6 25 का 9%, है ना, तो ये 56,250 के समथिंग आसपास आ जाएगा। ठीक है, 56,250 के आसपास। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा सर जी टाइम ऑफ सप्लाई कुमार ने जो राम को दिया, अच्छा राम को कब दी थी, राम को इंटीरियर डेकोरेशन की दी थी, राम को ये सर्विस है। पॉइंट इज अगर नॉर्मल है फॉरवर्ड चार्ज है तो वहां पे होता है इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस डेट विद इन टाइम में इशू है तो उसने सर्विस कंप्लीट करी 6 अगस्त को और अगले दिन ही इनवॉइस कर दिया, तो यही 7 अगस्त ही होगी, क्योंकि पेमेंट तो बाद में हुई है ना, 7 अगस्त, तो 7 अगस्त उसकी जो होगी वो होगी ये इनवॉइस। और लास्ट पॉइंट, अगर वो रेगुलर स्कीम ऑप्ट करता है तो कुमार ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 2 है, तो टैक्स लाइबिलिटी उसकी जुलाई की कब होगी, कितनी होगी? ठीक है, इफ इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग द रेगुलर, अच्छा रेगुलर स्कीम की जगह वो अगर कंपोजिशन स्कीम लेता है तो जुलाई में आउट ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी, आउट ऑफ द टोटल टैक्स लाइबिलिटी सितंबर क्वार्टर की टैक्स लाइबिलिटी पर्टेनिंग टू जुलाई मंथ आउट ऑफ टैक्स, अच्छा पूरे सितंबर क्वार्टर में जुलाई मंथ की कितनी होगी, तो जुलाई में उसने कितना करा है, सिर्फ एक 6 लाख की, यही तो सेल करी है, और तो कुछ नहीं सेल करी है ना। 6 लाख, 6 लाख का 6 लाख का 6 लाख का 6% लगाओगे तो आधा आधा कर दो ना, तो 3%, तो यह आ जाएगा 6 लाख का मतलब 6% आ गया,
तो 36,000 आ गया। 36,000 का आधा आधा कर दोगे तो 18,000 CGST और 18,000 ICST। बेटा यही रेट है ना 6%, तो 18,000 और 18,000 ये आंसर हो गया। ठीक है, तो जी मेरे बच्चों, हाँ जी, तो यहाँ पे अभी और भी हैं, 11 से अभी 18 तक बाकी हैं, बट आज के लिए हम इतने पे ही काम करेंगे। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करे हैं जीएसटी के। होप सो आपको मजे आए होंगे। ठीक है, कुछ आंसर्स मैंने करेक्शंस करी हैं, कुछ अमेंडमेंट के साथ में हमने आंसर्स में चेंजेस करे हैं। ठीक है, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो बेटा प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको ये सीरियसली वीडियोस इफेक्टिव हुई, और कमेंट करके बताना क्या आपको इसके 8 क्वेश्चंस के बाद क्या और क्वेश्चन करने हैं, या हम सीधा इसके मेन क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। मेन क्वेश्चन मतलब जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं। ठीक है, होप सो मजा आया होगा आपको, और इनको प्लीज प्रैक्टिस करना। ये पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। ठीक है, सी अनुज सिंह क्लासेस के नाम से, या फिर आपको आप मुझे मैसेज कर देना तो भी मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। सर मैसेज कैसे कर सकते हैं हम आपको, नंबर वगैरह? तो सर मेरा नंबर ले लो, अगर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नंबर कहाँ होगा, कहाँ लिखूं मैं, यहीं लिख देता हूँ, कहीं भी लिख देता हूँ यार। ये लो नंबर ले लो। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। 9643146105। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ पे जाके आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं ये शेयर कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, गुड नाइट।